आपकी बुक्स है ना, जो आपको नोट्स शेयर किए थे मैंने एनकेएम के, उसमें देखिएगा कि एक जगह आता है 13th एंड द लास्ट पॉइंट ये था कि कॉन्टेम्पोरेरी इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा रीजन फॉर इट्स डिक्लाइन। फिलिप सिडनी का कि ये जो अपॉलजी फॉर पोइट्री है ना, बाज़ औक़ात इसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका जितने भी चैप्टर्स हैं, जो 13 चैप्टर्स हैं, वो ये लास्ट जो इसका चैप्टर है ना बेटा वो ये है। ठीक है, स्ट्रक्चर में आप इसके 13 चैप्टर्स को जो है ना समराइज करके लिखेंगे कि उन 13 चैप्टर्स में क्या था। अगर आप एनकेएम की बुक खोले ना, उसके अंदर बेटा ये सारे के सारे 13 चैप्टर्स हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा, ताकि आप एक दफ़ा आज ना इन नोट्स को गो थ्रू करें, क्योंकि आज हमारा तकरीबन आज या कल हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखें, पास्ट पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। सेम इज द केस, आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, स्ट्रक्चर लिखना था आपने पोइटिक्स का, किस स्ट्रक्चर के ऊपर लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, जो आउटलाइन बनी हुई है, एक तो वो है। दूसरा, जब आप एनकेएम खोलेंगे ना, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री अ क्रिटिकल एनालिसिस। इसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे, एंटिक्विटी ऑफ पोइट्री, देन नंबर 3 चैप्टर है इसका पोइट्री इट्स यूनिवर्सलिटी, पोइट्री इट्स लॉन्ग कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद है यूनिवर्सल वेनरेशन ऑफ पोइट्स एंड पोइट्री। ठीक है, उसके बाद देखें, यहाँ भी देखें, फिर हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ पोइट्री इट्स नेचर एंड फंक्शन, जिसके अंदर हमने इसकी थियोरी ऑफ इमिटेशन पढ़ी थी। ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद द डिविजन्स ऑफ पोइट्री, नो हार्म इन एनी ऑफ देम। और डिवीजन ऑफ पोइट्री में मैंने आपको बताया था, इसने पोइट्री की डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, जिसमें एल्गाइक पोइट्री थी, सटायर था, कॉमेडी, ट्रेजेडी, एपिक, लिरिक, ये सारी डिवीजन ऑफ पोइट्री थी। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि उसने what is the division of poetry और this and that, तो आप बताएंगे कि ये सारा कुछ उसके अंदर था। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखें, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पोइट्री जो है वो बेसिकली टीच एंड डिलाइट है, तो वो किस तरीके से है, तो वो भी आप लोगों का थ्योरी ऑफ इमिटेशन और नेचर जो एंड इट्स फंक्शन जो था, फंक्शन उसका क्या था, टू टीच एंड डिलाइट, तो वो हमने वो क्वेश्चन भी कर लिया था, नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री। ठीक है, ये सारा कुछ उसी के अंदर आ जाता है। उसमें सुपीरियोरिटी ऑफ पोइट्री एंड दिस एंड दैट, सुपीरियोरिटी ओवर हिस्ट्री एंड फिलोसफी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर पोइट्री कंडक्टिव टू गुड एक्शन, ठीक है, ये भी उसके फंक्शन में आता है। और पोइट्री इट्स क्रिटिसिज्म इन जनरल, सिडनीज जस्टिफिकेशन, हमने जस्टिफिकेशन इतने दिन से पढ़ रहे हैं। सिडनीज जस्टिफिकेशन ऑफ वर्ड्स एंड राइम, जब पोइट्री को कहा गया कि ये जस्ट राइमिंग एंड वर्सिंग है, तो फिर सिडनी ने क्या कहा था, और इट हैज बीन सेड दैट पोइट्री इज mere rhyming and versing. Sydney points out that rhyme is not the essence of poetry but is described to use. और ये आपका आज का क्वेश्चन भी था जो मैंने आपको आज करवाना था। ये डिफरेंट बेटा इसके चैप्टर्स हैं जिसके ऊपर आता है, लेकिन आपको जो लास्ट मैंने करवाया था ना, सिडनीज व्यू ऑन कॉन्टेम्पोरेरी पोइट्री एंड ड्रामा, क्वेश्चन कुछ यूं आता है कि व्हाई डज सिडनी क्रिटिसाइज इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा ऑफ हिज टाइम। उसने अपने टाइम के ड्रामा और जो पोइट्री है या उसको क्यों क्रिटिसाइज किया था। पहले तो हमने पढ़ा ना कि भाई सिडनी ने डिफेंड किया था पोइट्री को, और जो 4 चार्जेस स्टीफन गॉसन ने लगाए थे पोइट्री के ऊपर, सिडनी ने उसको डिफेंड किया था। लेकिन एट द एंड एन अपॉलजी फॉर पोइट्री के अंदर सिडनी ने क्रिटिसाइज किया था उस वक्त का जो कॉन्टेम्पोरेरी ड्रामा किसे कहते हैं, कॉन्टेम्पोरेरी, जो उस दौर का, जिस हम असर जो होता है ना दौर, यानी कि उस दौर का ड्रामा जिसमें सिडनी खुद जिंदा था, और सिडनी ने अपने ही दौर में जो खामियां देखी थी ड्रामा के अंदर और पोइट्री के अंदर, उसको उसने क्रिटिसाइज भी किया था। उसने ना सिर्फ पोइट्री को डिफेंड किया था, लेकिन उसने उस ड्रामा और पोइट्री को क्रिटिसाइज किया था। आप लोगों के करंट नोट्स में वो पॉइंट्स मिसिंग हैं कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे उसने क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, मैं जरा थोड़े से आज वो पॉइंट्स आपका के कवर करवा दूं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था।
ठीक है, ये इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको आज आपने गौर से पढ़ना है। फिर पोइट्री फॉर स्पेसिफिक चार्जेस, ठीक है, जो 4 चार्जेस लगे थे और उसने फिर किस तरीके से उसका डिफेंड किया था। यहाँ पे देखें, ये लास्ट चैप्टर है फिर सिडनी का पोएटिक एन अपॉलजी फॉर पोइट्री का, कि उसने कंटेम्पोरेरी इंग्लिश पोइट्री और ड्रामा जो है, क्या ऐसी रीजंस थी जो सिडनी ने पॉइंट आउट की थी जो उसके डिक्लाइन का बायस थी, क्यों वो लॉफिंग स्टॉक ऑफ चिल्ड्रन बन के रह गया था। वो पोइट्री जो कि कभी जो इंग्लैंड जो है, जब रेनेसां का दौर था, रेनेसेंस था, तो एट दैट टाइम इंग्लैंड जो है वो नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स बन गया था। लेकिन व्हाट वर द रीजन बिहाइंड कि वो बिल्कुल टोटली ऑपोजिट लॉफिंग स्टॉक ऑफ चिल्ड्रन बन गया था। लिख लें बेटा, लॉफिंग स्टॉक ऑफ चिल्ड्रन इन्वर्टेड कॉमास में। तो ऐसी क्या डिस्क्रिपेंसीज थी, ऐसी क्या खामियां थी उस वक्त के ड्रामा में, और फिर क्यों सिडनी ने कॉमेडी और ट्रेजेडी के दरमियान जो है वो एक उसको डिफरेंशिएट क्यों किया था। उसने क्या कहा था कि कॉन्टेम्पोरेरी ड्रामा। तो ये बेटा यहाँ पे कुछ जनरल रीजंस है जो आपके एनकेएम के नोट्स में लिखे हुए हैं। कॉन्टेम्पोरेरी इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा, रीजंस फॉर इट्स डिक्लाइन। There is a general decline of poetry and drama in the age. Sydney lists the following reasons for its decline. Peaceful years have bred a tame and sluggish generation devoid of ardent and generous spirits necessary for poetic creation. उस वक्त का जो दौर था वो जो है एक टेम और स्लगिश जनरेशन को मतलब उस दौर में एक टेम और स्लगिश जनरेशन देखी गई जो कि डिवॉइड थी आर्डेंट और जेनरस स्पिरिट्स से। जब जनरेशन के अंदर ये स्पिरिट खत्म हो जाता है तो अल्फाज का चुनाव भी उसी तरह का हो जाता है। अगर एक इंसान जो है वो मोटिवेटेड है, उसके अंदर जो है एक जेनरस स्पिरिट है, आर्डेंट स्पिरिट है, उसके अंदर जील एंड जेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली वो वैसा ही बोलेगा और वैसा ही लिखेगा। लेकिन जब जनरेशन्स का फॉल होता है तो उस दौर की जो राइटिंग्स होती हैं उसका भी फॉल होता है। मैं जैसे आज के दौर की बात करती हूँ, आप कभी एड्स खोल के देखें, सिर्फ उस एड की कभी आप पोइट्री के ऊपर गौर करें और हम उस एड को एंजॉय कर रहे होते हैं। द रीजन इज दैट हम भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एड चल रही है। तो जब जनरेशन्स के अंदर वो जो स्पिरिट है वो खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमें ऐसी, हम हंस रहे होते हैं, हम एंजॉय कर रहे होते हैं, हम हमारे लिए हर चीज फन बन जाता है। तो दैट्स व्हाई इंग्लैंड एट दैट टाइम वो लॉफिंग स्टॉक ऑफ चिल्ड्रन बन गया था, क्योंकि उस वक्त की जो जनरेशन थी दैट वाज डिवॉइड ऑफ आर्डेंट एंड जनरस स्पिरिट्स नेसेसरी फॉर पोएटिक क्रिएशन, जो कि पोएटिक क्रिएशन के लिए नेसेसरी होता है। अंदर ही कुछ नहीं है तो बाहर क्या आना है। ठीक है, जिसके अंदर जो कुछ होगा वही बाहर आएगा ना। अंदर ही कोई समंदर नहीं है तो बाहर मौजें कहाँ नजर आने। समझ आ गई बात। तो नंबर 2, पोइट्स आर बेस पीपल एंड सर्वाइवल्स। उस दौर के जो पोइट्स थे वो बेस पीपल थे, मीन थे, गंदी लैंग्वेज यूज करते थे, सर्वाइवल्स बेवकूफी वाली बातें, सर्वाइवल्स जस्ट फन, वर्ल्डली एंड अनइंस्पायर्ड, वर्ल्डली और अनइंस्पायर्ड बातें किया करते थे। पोइट्री रिक्वायर्स जीनियस। पोइट्री को हमेशा एक ऐसा राइटर रिक्वायर्ड होता है जो कि उसको जीनियस प्रोवाइड करता है, बट जीनियस वाज लैकिंग इन दैट एज। उस एज के अंदर जीनियस लोगों की कमी हो गई थी। वो गैलीलियो गैलीलाई कहता ना, अनलकी इज द लैंड हु नीड्स हीरोज। ठीक है, जिसके अंदर जिनको अनलकी होती है एक ऐसी लैंड जिसको हीरोज की जरूरत पड़ती है। द रीजन इज दैट उसके अंदर कोई हीरो होता ही नहीं है, तो ऊपर से कोई मौजा थोड़ी होना है कि हीरो नाजिल हो जाएगा और वो जो कौम है वो बच जाएगी। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। उसके बाद देयर इज अ वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस ऑफ पोएटिक आर्ट। उस वक्त जो है वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस था, पोएटिक आर्ट का किसी को पता ही नहीं था। पोएट हैव नाइदर नॉलेज नॉर इमिटेशन ऑफ साउंड मॉडल नॉर कांस्टेंट एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। उसके बाद जो है ना तो उनके अंदर कांस्टेंट एक्सरसाइज थी ना ही प्रैक्टिस थी। दैट्स व्हाई ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो टीएस इलियट ने लिखा था वो भी इसी वजह से लिखा था, क्योंकि उस दौर के जो लोग हैं उनको पता ही नहीं था कि व्हाट इज द पोएटिक क्रिएशन।
तो उसने बताया था भाई अगर आपने एक अच्छा काम करना है, बीइंग एन आर्टिस्ट ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी पोइट्री के अंदर डाल दोगे, आपको हिस्टोरिफिकेशन के साथ भी, हिस्ट्री के साथ भी इंटरलिंक्ड रहना है और आपको ट्रेडिशन के साथ भी इंटरलिंक्ड रहना है और आपको एक अच्छी सोच जो है वो प्रमोट करनी है, तो आप एक आर्टिस्ट कहलाएंगे। ऐसे हर कोई बंदा आर्टिस्ट नहीं बन जाता। तो यहाँ पे भी वो यही बात करता है। फिर वो कहता है फॉल्ट्स ऑफ कंटेम्पोरेरी ट्रेजेडी, सिडनीज कंडेमनेशन। ठीक है, उस वक्त की जो, फिर उसने कंटेम्पोरेरी ट्रेजेडी की बात की थी जिसमें सिडनी ने उसको कंडेम किया था। सिडनीज कंसेप्शन ऑफ ट्रेजेडी इज अ मिक्सचर ऑफ medieval tradition and concept of Aristotle as interpreted by the Italian and French critics like Scaliger, Minturno and Castelvetro. Following Scaliger, he regards the function of tragedy as admiration and commiseration. He also follows medieval tradition and says that tragedy should show the fall of tyrants. Following Castelvetro, he insists on observance of the unities for which there is no warrant in Aristotle. He condemns modern tragedy for the incongruous mingling of the comic and tragic and gross violation of the unities. He gives many examples of absurdities which result from violation of the three unities. ठीक है, उसने बहुत सी ऐसी absurdities की examples दी जो कि result थी from violation। अगर हम violate कर दें three unities को तो फिर किस तरह की जो tragedy जो है वो produce होती है। He pours ridicule on contemporary society, सॉरी ट्रेजेडी। उसने जो है contemporary tragedy को ridicule किया। The only tragedy he praises is Godbook, which has the elevated style and eloquence proper to tragedy, but it too violates the unities. He condemns the examples of ancients and advises the dramatists of his age to plunge into the middle of their stories and to report much more than any represent। उसने कंडेम किया था एग्जाम्पल्स ऑफ एंशियंट्स को और उसने एडवाइस किया था ड्रामाटिस्ट ऑफ हिज एज को कि वो टू प्लंग इनटू द मिडल ऑफ देयर स्टोरी, कि वो जो है मिडल ऑफ देयर स्टोरीज जो है उसके अंदर जो है वो एंशियंट्स की एग्जांपल्स ना दें बल्कि उस वक्त का जो कंटेम्पोरेरी दौर था उस दौर की स्टोरीज को वो लेके आए एंड टू रिपोर्ट मच मोर दे रिप्रेजेंट, और वो रिपोर्ट करें मच मोर जो कि वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस दौर की खामियों को, उस दौर की कहानियों को वो लेके आए। he insist on verisimilitude, though Aristotle has permitted convincing improbability. Sydney's insistence on the unities proved a stumbling block in the way of later dramatic criticism। और सिडनी ने इंसिस्ट किया था ऑन द यूनिटीज जो कि प्रूव्ड हुई स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द वे ऑफ लेटर ड्रामेटिक। उसके बाद उसने ट्रेजी कॉमेडी को जो है वो कंडेम कर दिया था। लास्ट क्वेश्चन हमने यही किया था ना, सिडनी ने क्यों कंडेम कर दिया था ट्रेजी कॉमेडी को। उसने दो कॉन्सेप्ट्स दिए थे, लेकिन क्वेश्चन बेटा ट्रेजी कॉमेडी पे नहीं आता। क्वेश्चन आता है कि भाई वो जो सिडनी है उसने ऐसी क्या खामियां देखी थी अपनी कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी के अंदर जो कि मतलब उसने फिर क्यों रिव्यू किया था अपने कॉन्टेम्पोरेरी पोइट्री और ड्रामा को, और वो क्या रीजंस थी। तो दैट इज द, ये जो कंडेमनेशन ऑफ ट्रेजी कॉमेडी है जो आपके करंट नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, दैट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट होल ऐसे कि भाई उसने कंडेम किया था ट्रेजेडी और कॉमेडी को। दैट इज नॉट द होल आंसर। कि अगर आपके पेपर में आता है, जैसे मैंने कहा कि मैं पास्ट पेपर पढ़ी थी उसमें क्वेश्चन आया हुआ था ये कि जी बताएं क्यों उसने why had England in Sydney's opinion become a step mother to poets in his time। और दूसरा उसने क्यों जो है मतलब उसने contemporary drama और poetry को condemn कर दिया था। So that is the condemnation of tragic comedy as regard the mingling of the tragic and the comic. He allows it in certain rare circumstances when it is not incongruous. Otherwise, it is to be avoided. He writes, there should be no mingling of kings and clowns of horn pious funeral। उसके बाद उसने faults of contemporary comedy की बात की थी। He condemns contemporary farcical comedy and is in favor of a comedy of more intellectual kind।
He distinguishes between laughter and delight and confutes the current notion that there could be no delight without laughter. Delight is permanent, laughter is mere scornful tickling. This is an instance of her originality. It is reasoned and psychological treatment of the whole issue. He further points out that comedy should have nothing to do with the painful deformity and things evil and vicious. They may cause laughter but they cannot give delight. ठीक है, वो फिर पॉइंट करता है कि कॉमेडी जो है उसका कोई भी काम नहीं है एक पेनफुल डिफॉर्मिटी या ट्रेजेडी के साथ एंड थिंग्स इवल एंड विशियस के साथ। वो लाफ्टर तो क्रिएट करते हैं लेकिन वो डिलाइट नहीं क्रिएट करते। और सिडनी हमेशा इस चीज पे कंसर्न रहा है कि पोइट्री क्या है, दैट इज द इमिटेशन ऑफ आर्ट दैट टीच एंड डिलाइट। फंक्शन ऑफ पोइट्री क्या है, टू टीच एंड डिलाइट। और पोइट्री क्या है, दैट इज द इमिटेशन ऑफ द आर्ट। और फंक्शन क्या है, टू टीच एंड डिलाइट। ठीक है, इन दो चीजों के ऊपर वो फोकस रहा है। आपको ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन अरिस्टोटल की थोड़ी लंबी लगती होगी लेकिन फिलिप सिडनी की तो बिल्कुल छोटी सी है। इट टू टीच एंड डिलाइट। वो कहता था कि आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं होना चाहिए, जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि आर्ट जस्ट फॉर आर्ट सेक, कि उसके अंदर आर्ट जो ऐसा आर्ट हो जो एस्थेटिक हो या जो सिर्फ प्लेजर गिविंग हो। लेकिन वो कहता है टू टीच एंड डिलाइट। ठीक है, टीच भी होना चाहिए और डिलाइट भी होना चाहिए, खाली प्लेजर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। द प्रॉपर मटेरियल फॉर कॉमेडी आर वीकनेस। और प्रॉपर मटेरियल जो है कॉमेडी के वो क्या थे, वीकनेसेस थे, फॉलीज थी, फाइबर्स ऑफ मैन काइंड ऑफ हार्मलेस काइंड। ठीक है, और वो एक हार्मलेस काइंड के थे। फिर उसने उस दौर की लव पोइट्री और उसके फॉल्ट्स को भी बताया था। कंटेम्पोरेरी लव पोइट्री इज इक्वली डीजेनरेटेड। ना सिर्फ ड्रामा बल्कि उस दौर की जो लव पोइट्री थी वो भी डीजेनरेटेड है। इट इज कोल्ड एंड अनमूविंग, its style is ornate and unnatural, entirely unsuitable for the expression of passion। और अनसूटेबल थी उस वक्त की, उस दौर की जो लव पोइट्री थी उसकी भी जो है ना, बस उस दौर के पोइट्स ने, उस दौर के जो लोग थे, उस दौर की जो जनरेशन थी, उन्होंने बस उसकी टांग तोड़ दी थी। ठीक है, दैट्स व्हाई दैट लीड्स टू द लाफिंग स्टॉक ऑफ द चिल्ड्रन। डिक्शन ऑफ कंटेम्पोरेरी पोइट्री, उसके फॉल्ट्स। डिक्शन किसे कहते हैं, डिक्शन देखिए, डिक्शन कुछ लॉज एंड रूल्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना फिलिप सिडनी की पोइट्रिक डिक्शन क्या है, यानी कि फिलिप सिडनी ने जो पोइट्री की डेफिनेशन दी है हम उसे कहेंगे कि फिलिप सिडनी की पोइट्रिक डिक्शन है, कि उसने जो डेफिनेशन दी वो उसकी पोइट्रिक डिक्शन है। उसने जो रास्ता बताया, उसने जो रूल्स एंड लॉज बताया, दीज आर द पोइट्रिक डिक्शन। अब वो कह रहा है वो उस दौर के कंटेम्पोरेरी पोइट्री के डिक्शन क्या थी और उसके फॉल्ट्स क्या थे। फिर वो कहते हैं पोइट्स यूज फार फेच वर्ड्स एंड इमेजेस। उस वक्त के दौर के लोग जो हैं बहुत फार फेच वर्ड्स और इमेजेस यूज करते थे। दे आर फॉन्ड ऑफ पन्स एंड वर्ड प्लेस। और वो क्या थे, पन्स और वर्ड प्लेस के बहुत ज्यादा फॉन्ड। जैसे ऑस्कर वाइल्ड की आप पोइट्री देखें ना, या उसका इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट देखें, उसके अंदर देखिए वर्ड प्ले बहुत ज्यादा था, पन्स बहुत ज्यादा थे। दे राइट ऑन ऑर्नेट pompous style which instead of clarifying bewilders and confuses the reader। बजाय इसके कि वो क्लैरिफाई करता, वो bewilder और confuse कर देते थे ऐसे वर्ड्स जो है रीडर्स को। एक आम रीडर जो है वो इस तरह के पंस और इस तरह के वर्ड प्ले को नहीं समझ सकता था। आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता ना बाज़ औक़ात जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाती हूँ, बिकॉज उसके अंदर कंसीट्स यूज हुए होते हैं, उसके अंदर मेटाफिजिकल पोइट्री यूज हुई होती है, फार फेच इमेजेस यूज होते हैं। इट डज नाइदर कन्विंस नॉर परसुएड। ना तो वो कन्विंस कर पाते हैं हमें, ना वो हम पे परसुएड कर पाते हैं। उल्टा हम क्या, उन अल्फाज की मीनिंग्स ढूंढने में लग जाते हैं। दे यूज आर्ट टू शो आर्ट। जैसे मैंने कहा ऑस्कर वाइल्ड का एक नारा था, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। फिलिप सिडनी इसके खिलाफ था। वो इसके बरक्स वो ये बात करता था कि आर्ट सिर्फ आर्ट को शो करने के लिए नहीं होता, while art should be used to conceal art, बल्कि वो कंसील करता है आर्ट को, आर्ट को जला बख्शता है, आर्ट को मजीद एनलाइटन करता है। ट्रू आर्ट लाइज, बल्कि ये इस तरह का जो आर्ट टू शो आर्ट जो है वो कंसील कर देता है आर्ट को, यानी कि आर्ट को छुपा देता है। आर्ट फॉर आर्ट से आर्ट को छुपा देना। ठीक है, यानी कि आर्ट की जो असल मीनिंग्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। ट्रू आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। और वो कहता है कि ये जो ट्रू आर्ट होता है वो जो है कंसील करता है आर्ट को, यानी कि उसके ऊपर एक लेयर प्रोवाइड करता है ताकि वो उस आर्ट को मीनिंग्स भी देता है।
फिर उसने रिमार्क दिए थे वर्सिफिकेशन, जिसमें सुपीरियोरिटी ऑफ इंग्लिश की उसने बात की थी कि उस दौर में क्या होता था एज अ रिगार्ड वर्सिफिकेशन। अब इंग्लिश की बात हो रही है, पोइट्री की बात नहीं हो रही, ठीक है। कि रिमार्क ऑन वर्सिफिकेशन, उस दौर की वर्सिफिकेशन कैसी थी, वर्सेस कैसी थी, और सुपीरियोरिटी ऑफ इंग्लिश की बात उसने कैसे की थी। देखिए बेटा, किसी भी जबान को ऐसे अरूज नहीं मिलता, उस दौर के पोइट्स ने उस पर काम किया होता है। अगर वो जो है जस्ट लाफिंग स्टॉक ऑफ चिल्ड्रन बन जाती है पोइट्री, तो उस दौर की जो जनरेशन होती हैं वो भी खराब होना शुरू हो जाती हैं। अगर तो हम वर्सिफिकेशन देखें उस दौर की, इंग्लिश की या इंग्लैंड की, तो फिर लेट्स सी कि पोइट्री, ये जो फिलिप सिडनी है उसका क्या व्यू पॉइंट था एट दैट टाइम एज रिगार्ड्स वर्सिफिकेशन। Sydney is of the view that English language is superior to the other continental languages. वो कहते हैं ये superior है, English ने आज ऐसे ही नहीं, वो international language बन गई है। उस लैंग्वेज को जो है उसके पोइट्स ने, उसके राइटर्स ने, उसके ड्रामाटिस्ट ने उस पर काम किया, ठीक है। जब किताबें लिखी जाती हैं, जब इल्म को फ़रोग दिया जाता है, जब किसी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशंस होती है, ट्रांसलेटर्स पैदा होते हैं, तो ऑब्वियसली उस लैंग्वेज को अरूज मिलता है। दैट इज फिट फॉर बोथ फॉर क्लासिकल सिस्टम ऑफ क्वांटिटेटिव वर्सिफिकेशन एंड contemporary system of qualitative versification based on accent and time। आप देखें व्हाइट एंड सरे को हमने क्या देखा, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इटालियन जो पोइट था बोकाशियो और बहुत सारे और इटालियन पोइट्स थे, उनको जो है मतलब उनको ट्रांसलेट किया था, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ राइम एंड वर्स ट्रांसलेट किया था सिमिलरली। और उससे क्या होता है, वो कहा ये जाता था, इतनी ज्यादा रेनेसेंस में इतनी किताबें हो गई थी उस दौर के अंदर जो कि ट्रांसलेट की गई थी इटालियन बुक्स एंड एंशियंट ग्रीक्स को ट्रांसलेट किया गया था। ये जो आप सोफोक्लीस की इडिपस रेक्स पढ़ रहे हैं, आप डिफरेंट वर्जन देखें, ट्रांसलेशंस के डिफरेंट वर्जन हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वो जो एक्चुअल ग्रीक थी ना, उसी को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश के अंदर, और आज हम उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं सोफोक्लीस के इडिपस रेक्स का। एक्चुअली वो तो ग्रीक बुक्स थी, वो इंग्लिश में तो नहीं लिखी गई थी, लेकिन उनको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। सेम इज द केस विद द पोएटिक्स। पोएटिक्स इंग्लिश बुक तो नहीं थी, लेकिन उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो दैट इज द रीजन। वो जो रेनेसां का दौर था ना, रेनेसेंस की अगर हम बात करते हैं, तो इंग्लैंड के जो पोइट्स थे, इंग्लैंड के जो राइटर्स थे, जिसमें हम चौसर को भी पढ़ते हैं, चौसर ने भी इटालियन पोइट्स को जो है वो फॉलो किया था। वो भी वो स्कैलिगर एंड बोकाशियो और इन सारों को वो भी जो है, और भी इसके अलावा बहुत सारे इटालियन पोइट्स थे, क्योंकि उस वक्त की जो स्टेटली लैंग्वेज थी वो इटालियन थी। आज की जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश थी, लेकिन किसी दौर में इटालियन हुआ करती थी। आपने वो सुना नहीं था कि वो जब हम चौसर की वो पढ़ रहे थे प्रायरस, तो वो फ्रेंच बोलने की कोशिश करती थी। उस वक्त की जो स्टेटली लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी, इंग्लिश थोड़ी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई, रेनेसेंस जो है वो इटली से स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड तक पहुंचा। इंग्लैंड को कहते हैं एट दैट टाइम वो नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स बन गया था जब रेनेसेंस स्टार्ट हुआ था। इतनी ट्रांसलेशन उसके राइटर्स ने की थी। दैट्स वाई ये उन राइटर्स का कमाल है, आज इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, क्योंकि हर किस्म की किताब तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हुई है। और जब हर किताब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई होगी, ऑटोमेटिकली हर बंदे को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और उसको वो किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो दैट इज द थिंग। अब वो जो क्वांटिटेटिव वर्सिफिकेशन थी, क्वांटिटेटिव यानी कि क्लासिफिकल सिस्टम ऑफ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाना। क्वालिटेटिव होता है, देखिए दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव ये होता है कि जी मैं 24 घंटे गुजारती हूँ, ठीक है, और मैं पढ़ पढ़ के पागल हो जाती हूँ, समझ मुझे एक लफ्ज भी नहीं आता, जब मुश्किल से पांच लफ्ज समझ आए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वालिटी टाइम गुजारते हैं, वो 1 घंटा गुजारते हैं, लेकिन वो क्वालिटी वर्क होता है, वो 1 घंटे के अंदर 24 घंटे का काम कर लेते हैं। इसको कहते हैं कि वर्क स्मार्टली एंड क्वालिटी टाइम गुजारना। वो फुली फोकस्ड होते हैं उस 1 घंटे में कि हमने बस सीख के जाना है, वो सीख जाते हैं। लेकिन एक बंदा होता है वो 24 घंटे गुजारता है, वो फोकस नहीं होता, वो बस लिखे जा रहा है, नोट्स बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है।
एंड द एंड उसको कुछ भी नहीं मिलता, फिर कंफ्यूजन, फिर कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन। तो वो क्या होता है, एट दैट टाइम वो फोकस नहीं होता। तो दैट इज द क्वांटिटेटिव। अब वो कहते हैं दिस इज फिट बोथ फॉर क्लासिकल सिस्टम ऑफ क्वांटिटेटिव वर्सिफिकेशन, जो इतनी ज्यादा उन्होंने क्वांटिटेटिव वर्सिफिकेशन की, इतनी ट्रांसलेशंस कर दी, एंड द कॉन्टेम्पोरेरी सिस्टम ऑफ क्वालिटेटिव वर्सिफिकेशन, और वो जो कॉन्टेम्पोरेरी सिस्टम था उसका क्वालिटेटिव वर्सिफिकेशन का, वो बेस करता था एक्सेंट और राइम के ऊपर। Similarly, they also have a caesura or the breathing space in the middle. Caesura ये जो दरमियान में टीटम, या अब ये देखें सीशोरा, देखिए एक वर्ड होता है ना, उसका उतार चढ़ाव जो होता है ना, उसको सीशोरा कहते हैं। या ब्रीदिंग स्पेस, बीच में हम अचानक से रुक के दोबारा से सेंटेंस शुरू कर देते हैं, या वर्ड जो है उसके दरमियान में एकदम से कोई ब्रेक आ जाता है, विच नाइदर द फ्रेंच नॉट द इटालियन नॉट द स्पेनिश है। ना तो फ्रेंच में था वो, ना इटालियन में था, ना स्पेनिश में था। English is capable of three kinds of rhyme. The male, in which only the last syllabic word rhyme. ठीक है, मेल जिसके अंदर सिर्फ लास्ट सिलेबिक वर्ड जो है वो राइम करता है। फीमेल के अंदर इन विच टू सिलेबल्स राइम, एंड secruciola in which three syllables rhyme. In this respect it is superior to European language. अब यहाँ पे जरा राइमिक पैटर्न को समझ लें कि होता क्या है। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है अक्सा, ठीक है। अक्सा जो है ये टू सिलेबल्स है, क्योंकि पहले मैंने अक बोला और देन मैंने सा बोला, तो दो एक जो है दो सिलेबल्स बन के उन्होंने एक नेम बनाया, वो है अक्सा, ठीक है। मारिया, मारिया के थ्री सिलेबल्स हैं। फातिमा थ्री सिलेबल वर्ड है, फा ती एंड देन मा। अब वो यहाँ पे ये कहता है कि इंग्लिश जो है वो कैपेबल है थ्री काइंड्स ऑफ राइम की, दैट्स व्हाई इट इज सुपीरियर टू अदर लैंग्वेजेस। सबसे पहले देखे मैंने मेल बोला, मेल दैट इज ओनली वन सिलेबिक वर्ड। फीमेल टू, फिर उसने बोला स्क्रू सॉरी शू सॉरी दैट इज सुशीला, ठीक है, सुशीला दैट इज बेसिकली थ्री सिलेबिक वर्ड, ठीक है। तो वो कहता है कि ये थ्री सिलेबल्स राइम है। जैसे मैंने कहा फातिमा दैट इज थ्री सिलेबिक, ठीक है, और अ मैन दैट इज सिंगल सिलेबल, वी मैन दैट इज टू सिलेबल, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है फातिमा दैट इज थ्री सिलेबल। तो वो कहता है इंग्लिश के अंदर क्योंकि सिलेबल्स हैं, आप वन सिलेबल, टू सिलेबल एंड थ्री काइंड्स ऑफ सिलेबल भी पढ़ते हैं। सिंगल सिलेबल उसको हम मोनोसिलेबल भी कहते हैं, और उसके बाद ये टू सिलेबल राइम होती है, देन थ्री सिलेबल राइम्स होती हैं। इन दिस रिस्पेक्ट इट इज सुपीरियर टू यूरोपियन लैंग्वेज। और सिशोरा क्या होता है कि बीच में जो ब्रेक्स आती हैं वर्ड्स के दरमियान, उसको हम सीशोरा कहते हैं, या ब्रीदिंग स्पेस आती है इन द मिडल, उसको हम सीशोरा कहते हैं। वो कहते हैं ना तो ये सीशोरा जो है ना फ्रेंच में था ना इटालियन में था। सेम इज द केस, ये जो सिलेबिक वर्ड्स है ये ना सिलेबल्स जो है ना तो किसी और लैंग्वेज में नहीं है। लेकिन आपको इतना बता दूं कुरान मजीद के अंदर बहुत ज्यादा है, कुरान मजीद में बहुत ज्यादा है। और ये इसी वजह से जो सिलेबिक वर्ड्स जो है ना कुरान मजीद के, अगर आपको सही उसकी लैंग्वेज समझ आ जाए ना अरबिक की, वो फिर दिल पे असर करता है और लिटरली फिर आंसू निकलते हैं। इस वजह से आपको बार बार कहती हूँ आए बेटा कुरान की तरफ, और आए मेरी कुरान क्लासेस जो शाम को होती हैं, जब मैं दोबारा से ये स्टार्ट करवाऊंगी अपना अरबिक का कोर्स स्टार्ट करवाऊंगी, जो टोटल में हर साल 13 चैप्टर्स पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, और वो हार्डली कोई 15-20 दिन के होते हैं। ये जून में स्टार्ट होता है हर साल जून में, जब मेरे स्टूडेंट्स के एनुअल एग्जाम्स खत्म होते हैं। तो आप आइएगा, मैं आपको फिर बताऊंगी कि किस तरीके से अरबिक कितनी आसान है सीखना। तो उसके बाद इन दिस रिमार्क्स, और ये जो वर्सिफिकेशन है ना, और ये जो राइम्स हैं, पहले इंग्लिश की पढ़ने के बाद मैंने इसको कुरान को फिर समझने की कोशिश की थी अकॉर्डिंग टू राइम्स, कि जरूर अगर इंग्लिश के अंदर ये राइमिक पैटर्न है ना, देन कुरान के अंदर भी है। तो आफ्टर रीडिंग, मतलब मैंने जब लर्न किया था ना इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद जब मैंने कुरान पढ़ा, मेरा थोड़ा सा व्यू और डिफरेंट हो गया था। तो एट दैट टाइम फिर मुझे पता चला अल्लाह ताला ने मुझे इंग्लिश लिटरेचर क्यों पढ़ाया। So in his remarks on versification, Sidney shows the typical Renaissance concern with the problems of rhyme and meter.
अब यहाँ पे सिडनी ने वो टिपिकल रेनेसेंस कंसर्न शो किया था, जो कि वर्सिफिकेशन, वर्सिफिकेशन किसे कहते हैं, नज़म लिखने को, विद द राइमिक पैटर्न, ठीक है, जिसमें हम फ्री वर्ड्स भी पढ़ते हैं और हीरोइक कॉपलेट भी पढ़ते हैं। पढ़ी थी ना फ्री वर्ड्स एंड वाइट एंड सरे, याद है? ठीक है, और भी हमने कितनी सारी पोइट्री पढ़ी थी, उसमें फ्री वर्ड्स भी पढ़े थे, हीरोइक कॉपलेट्स भी पढ़े थे, राइमिक स्कीम भी पढ़ी थी हमने। And the attempt to introduce classical meters into English. It must be remembered that he was a member of Areopagus, a society of poet scholars, with the professed aim of introducing classical meters into England. ठीक है, उसने वो एक मेंबर था किसका, एरोफेगस का, जो कि एक सोसाइटी ऑफ पोइट स्कॉलर्स थी, जो कि प्रोफेस कर रही थी, जिनका प्रोफेस्ड एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग क्लासिकल मीटर्स इनटू इंग्लैंड, कि वो क्लासिकल मीटर्स जो है इंग्लैंड में प्रोफेस करें। उसके बाद कंक्लूजन है, सिडनी नाउ सम्स दैट ही हैज सेड इन द फोरगोइंग सेक्शन ऑफ हिज अपॉलजी, he has established the superiority of poetry over other branches of learning and also shown it both instruct and delight, and it's relied by moving the readers, ठीक है, वो मूव करती है रीडर्स को towards a virtue. With great skill he has refuted the charges of its critics and proved them to be baseless. Poets are inspired by divine fury, ठीक है, poets जो है वो divine fury से inspired हैं. Poetry has a divine music. Poetry का एक divine music है. It confers immortality upon its mortalities. Every line of apology brings out Sidney's exalted conception of poetry and full faith he has in its greatest glory. और उसका full faith है, इसमें उसका greatest glory है. ये conclusion देख रहे हैं? इसको आज लिख के याद कर लें, रट्टा लगा लें इस conclusion को. कोई भी क्वेश्चन हो उसके एंड में ये कंक्लूजन लिखते हैं. आपका कंक्लूजन बेटा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. बाज़ औक़ात आप आंसर बड़ा अच्छा लिख रहे होते हैं, कंक्लूजन इतना गंदा होता है कि दिल कर रहा होता है अच्छे नंबर देने को, कंक्लूजन देख के दिल नहीं करता, दिल करता 5 और काट लो. ठीक है, तो बेटा कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि आपका एक एक वर्ड जो है ना वो दिल पे लगे. देखें कितने सारे इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऐसा होना चाहिए. तो दैट इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो कि हमने करंट नोट से फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने ट्रेजेडी और कॉमेडी के अंदर डिफ्रेंशिएट किया था. लेकिन क्वेश्चन आपका मोस्टली जो आता है पास पेपर में वो यही आता है कि भाई उसने ऐसा क्या देखा था अपनी कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी में जिसको उसने रिव्यू कर दिया था. तो दैट इज योर क्वेश्चन. ठीक है, हमने पढ़ा था ये उसी का सेकंड पार्ट है बेटा उसका सेकंड पार्ट नहीं है, वो जो कंपैरिजन है एक्चुअली वो इसका पार्ट है. क्वेश्चन ये नहीं आता आपका पेपर में ना. देखें आपको जब मैंने पढ़ाया था उसमें देखें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था. सिडनी सॉरी, ऊपर इन्होंने टॉपिक दिया हुआ था, ये देखें, सिडनीज व्यूज ऑन कंटेम्पोरेरी पोइट्री एंड ड्रामा. उसका व्यू क्या था ऑन कंटेम्पोरेरी पोइट्री एंड ड्रामा. ठीक है, does Philip Sidney present a plausible critical picture of British theatre? What are his chief observations in this regard? ठीक है, उसके chief observation इस regard के अंदर क्या थे. अब ये आपके जो आज का क्वेश्चन था ना कंटेम्प्रेरी पोइट्री एंड ड्रामा, ये वो भी था, लेकिन एक्चुअली बेटा जो मेन चीज थी ना वो आपके इसके अंदर लिखी हुई थी, आपके एनकेएम के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक करके लिखी हुई थी. अब आप देखें ये इतना लंबा करके लिखा हुआ है आपका, जरा खोले, जरा करंट नोट्स खोलिएगा, उसमें अच्छा खासा लेंदी है और टू दी पॉइंट नहीं लिखा हुआ था. है उसके अंदर भी एग्जांपल्स हैं, अच्छा खासा लेंदी भी लिखा हुआ है, आप उधर से भी एग्जांपल्स ले सकते हैं. लेकिन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हमने क्या किया था, मिंगलिंग ऑफ कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स इन ड्रामा. ये जो ट्रेजिक एलिमेंट्स इन ड्रामा था ना, असल में ये वाला जो क्वेश्चन आप लोगों को कराया था उस दिन बेटा, ये उसी का ही, ये जो कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स इन ड्रामा है ये इसका पार्ट था कि उसने रिव्यू किया था इस तरह की चीज़ों को जो कि उस दौर की सोसाइटी में का हिस्सा बन गया था, जिसकी वजह से उस दौर का ये जो कंटेम्परेरी व्यू था, मतलब उसका व्यू था, कंटेम्परेरी ड्रामा और पोइट्री थी, वो अपनी साख खो चुके थे. वो क्यों खो चुके थे, ये सारा कुछ इसके अंदर आना है.
अब यहाँ पे जब मैंने ये एनकेएम इसी के आंसर को ही देख रही थी, एक जनरल व्यू बेटा जरूर किया करें जो डेली का आपको क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। जब आप जनरली व्यू करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज होती है जो बहुत ज्यादा मतलब अच्छी लिखी हुई होती है। अब जो पेपर चेक करने का पहले किसी दौर में, हमारे दौर में कहा जाता था, एग्जामिनर जो है ना वो जो है पेपर नापता है ना कि जी किसने कितना ज्यादा लिखा, और वो हमें कहा जाता था जी उन्होंने वो हाथ से गज बना के ना देखते हैं कितने गज और कितने मीटर पेपर स्टूडेंट ने सॉल्व किया तो पेपर फिर उतने नंबर आते थे। अभी बेटा वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहा। अभी मैंने जो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इकरा उस्मान जैसे लिखती थी ना, वो बहुत लेंदी नहीं लिखती थी, वो बड़ा टू दी पॉइंट और स्पेसिफाइड करके लिखती थी, जो मेन पॉइंट्स थे वो उसको हाईलाइट कर देती। दैट इज द रीजन उसके मार्क्स बहुत ज्यादा आए। और ऐसे स्टूडेंट जो बहुत लेंदी लिखते हैं लेकिन वो स्पेसिफाइड नहीं लिखते ना, उनके बेटा उतने मार्क्स नहीं आते जितना कि इस तरह की। मैंने आपको कई दफा उसका पेपर पैटर्न शेयर किया है, और लिटरली उसका पेपर चेक करना इतना आसान था। बाज़ औक़ात स्टूडेंट इतना कंफ्यूजिंग लिख देते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही होती ये सही है कि गलत है। मतलब एग्जामिनर खुद भी कंफ्यूज हो जाता, हालांकि कितना अर्सा हो गया मुझे पढ़ाते हुए, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं मैं इस बंदे के गलत नंबर तो नहीं काट रही। लेकिन होता वो कंफ्यूजिंग है। ये तो मैं आपकी टीचर हूँ, मुझे आप पे तरस आ जाएगा कि यार मेरा स्टूडेंट है, उसने बड़े उससे लिखा है। एग्जामिनर को तो नहीं आएगा ना कहीं मेरा दिल डावाडोल होगा है मेरे स्टूडेंट के नंबर कट रहे हैं। वो एग्जामिनर ने नहीं देखना, उसने कहना कंफ्यूजिंग है, चलो भाई काटा 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 काटा, वो काट देता भाई। इस वजह से बेटा कोशिश करें जो क्वेश्चन है ना वो स्पेसिफाइड उसका आंसर होना चाहिए। तो इसका वो जो स्पेसिफाइड आंसर वो मुझे एनकेएम में मिला, तो वो इसलिए आपको आज ही मैंने पढ़ाया है। इसकी भी मैं जो ऑडियो है वो आपको शेयर कर देती हूँ, क्या कहते हैं, करंट नोट्स वाली। इसको भी पढ़ लीजिएगा और एनकेएम से भी बेटा इसको आज एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये मैं आप लोगों को एज एन असाइनमेंट दे रही हूँ, इसको बेटा ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का रह गया सिडनीज व्यू ऑन राइमिंग, ऑन मीटर एंड राइम। ठीक है, मीटर एंड राइम उसका जो व्यू था वो भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। और कल इंशाल्लाह सिडनीज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हम पास पेपर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक दफ़ा इसका जो स्ट्रक्चर है उसको ज़रूर देखिएगा। बेसिकली असल में इसमें ना दो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। एक आपका स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री उसका, और दूसरा जो है मुझे जो चीज़ मिसिंग लगी थी करंट नोट्स में बेटा वो आपको कवर करवाई है। बाकी जो मैंने आपको अभी भी बता रही हूँ बेटा, जो नोट्स आपको शेयर किए ना उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके अंदर मैंने सारी कोर्स ईच एंड एवरीथिंग ऐड की हुई हैं, वो जस्ट ऐड कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी नहीं करना। बेशक इसके प्रिंट आउट कर लें और इसके साथ साथ ना कोट्स लिख लें। फिलिप सिडनी वाला मैं कहती हूँ ये इतना मार्क्स गेनिंग पेपर है ना, क्वेश्चन है। फिलिप सिडनी और टीएस इलियट, ये दो जो है ना इनको ऐसे रट्टे लगा के इनकी कोर्स याद कर लें कि जब आप पहुंचे ना अरिस्टोटल पोएटिक्स पे। और एक चीज याद रखिएगा, पेपर करते हुए क्रिटिसिज्म का पहले आप फिलिप सिडनी करेंगे, टीएस इलियट करेंगे। इन दोनों के सवाल छोटे होते हैं, आंसर्स इनके शॉर्ट होते हैं। उसके बाद अरिस्टोटल पोएटिक्स को हाथ लगाइएगा, अरिस्टोटल पहले करने बैठ गए ना, बाकी आपका सारा पेपर रह जाता है। तो पेपर करते हुए ये चीज आपने ख्याल करनी है, ये लिख लें अपनी किताबों के ऊपर कि टीएस इलियट सबसे पहले करना है, सबसे छोटा आंसर उसका है। उसके बाद फिलिप सिडनी करना है। उसके बाद आप अरिस्टोटल पोएटिक्स के किसी क्वेश्चन को हाथ लगाएंगे, वो क्वेश्चन एक दफा शुरू हो जाए ना अरिस्टोटल, वो खत्म नहीं होता और स्टूडेंट उसके पीछे दो सवाल छोड़ के आ जाते हैं। एंड में टाइम शॉर्ट होगा, अरिस्टोटल को आप खुद शॉर्ट कीजिएगा।